एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, हम देख रहे हैं चैप्टर दैट इज़ रशिया, चाइना एंड जापान। तो लास्ट के दो वीडियोस में हमने देखा था कि इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ और चाइना के साथ कैसा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो के लिस्ट में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो गाइस आज हम देखेंगे इंडिया का और जापान का रिलेशन कैसा है। तो सबसे पहले जो इंडिया का और जापान का रिलेशन है वो काफ़ी पुराना है, सेंचुरीज पुराना है। ओके, सो ये स्टार्ट कैसे होता है, जो एम्परर किमी है तो उस पीरियड से जापान का और इंडिया का कांटेक्ट आता है और रिलेशन स्टार्ट होता है। एंड कुछ सोर्सेज से हमें पता चला है कि कोरिया ने 552 AD में जापान को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्हें एक इमेज दी थी बुद्धा की और एक बुद्धिस्ट स्कल्पचर की कॉपी दी थी। ओके, तो तब से जो बुद्धिज़्म है वो जापान में इंट्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद से जो सेवरल इंडियन बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, वो जाके विजिट करते हैं जापान में। और इसकी वजह से जो दोनों कंट्रीज़ का रिलेशन है या दोनों कंट्रीज़ एक साथ आए हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉन्टैक्ट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो पहला कॉन्टैक्ट कैसा बना है, रिलीजन के बेसिस पे बना है। फिर उसके बाद जो 19th सेंचुरी है उसके बाद से जो कमर्शियल इंटरेस्ट है दोनों भी कंट्रीज़ में वो कनेक्ट होता है। एंड जैसे ही आप सबको पता है कि जापान एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है और काफ़ी वेल डेवलप कंट्री है। ओके, जबकि जापान में जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की बहुत कमी है जापान में। जैसे कि जो इंडिया में रिसोर्सेज है, मिनरल्स वगैरह बहुत है इंडिया में, वैसे ही जापान में मिनरल्स वगैरह नहीं है। वहाँ वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, वहाँ पे आपको कोई भी टूल्स वगैरह, कार्स हो गए या फिर कोई भी चीज़ें मिलेंगी क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज है। ओके, देन तो इसे सपोर्ट कैसे किया, इंडिया ने इसे सपोर्ट किया। इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसे सपोर्ट किया। इंडियन के जो लीडर्स है वो उन्होंने उसे समझा कि जो जापान है उनका इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होना चाहिए। ओके, देन जापान्स विक्ट्री ओवर रशिया इन द वार ऑफ 1904-5 प्रोवाइडेड अ पोटेंट स्टिमुलस टू इंडियन नेशनलाइजेशन। तो जापान और जब रशिया में वार हुआ था 1904-5 में, तो जापान जीत गया था। ओके, Japan was one of the countries where some Indian nationalists had developed their political activities to garner support for Indian independence। तो जापान एक कंट्री है जहाँ पे जो इंडिया के नेशनलिस्ट है उन्होंने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे डेवलप की और इंडिया के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। ओके, देन for the Japanese people, India has always been a country of great charm as a center of old civilization with rich cultural heritage and as a motherland of Buddhism। तो जापानीज़ पीपल के लिए इंडिया क्या है, एक कंट्री ऑफ ग्रेट चार्म है और जो हमारा ओल्ड सिविलाइजेशन है, हमारा रिच कल्चर हेरिटेज है, ये सब चीज़ें वो मानते हैं। और जो बुद्धिज़्म है उसका जो मतलब बुद्धिज़्म का मदरलैंड वो इंडिया को मानते हैं। ओके, मतलब जो बुद्धिज़्म है वहाँ बुद्धिज़्म का जन्म कहाँ, मेन इंडिया में हुआ है। ओके, दैट्स वाई उसे मदरलैंड कहा जाता है इंडिया का। इन द मिड्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल अ ग्रुप ऑफ बंगाली इंटेलेक्चुअल्स लेड बाय नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर मेंटेन अ क्लोज रिलेशनशिप विद जापानीज इंटेलेक्चुअल। तो जो नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने भी क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किया, किसके साथ, जापानीज़ इंटेलेक्चुअल्स के साथ, जैसे कि और आर्टिस्ट के साथ जैसे कि ओकाकुरा टेंशिन। और जो महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी थी नॉन वायलेंस, उसने भी काफ़ी अट्रैक्ट किया जो फॉलोअर्स है, एडमिरल्स है जापान के, उनको। सो गाइस, इमीडिएट पोस्ट वार पीरियड, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है और जापान हार जाता है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, इट वॉज अंडर अमेरिकन मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड सेवरल जापानीज वेर टू बी ट्राइड फॉर देयर वार क्राइम्स। तो ट्राइड का मतलब होता है परखना। तो जो वार क्राइम्स है मतलब वार के टाइम पे किसने क्या क्या क्राइम्स किए हैं वो सब उनको परखा गया। देन जज दादा विनोद पाल इन हिज डिसेंटिंग ओपिनियन, डिसेंटिंग का मतलब होता है विरोधी, सो उनका डिसेंटिंग ओपिनियन एट द टोक्यो मिलिट्री ट्रिब्यूनल क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द विक्टर्स जस्टिस। तो विक्टर्स जस्टिस का वैलिडिटी पे क्वेश्चन किया उन्होंने एंड वोन द एडमिरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ जापानीज पीपल। एडमिरेशन का मतलब होता है लाइकिंग समबडी। तो जो
उन्होंने क्या जीता, जो एडमिरेशन है मिलियंस ऑफ जापानीज पीपल का, वो जीता। ओके, देन जवाहरलाल नेहरू लुक्ड विद वार्म टू द पोस्ट वार जापान डिवास्टेटेड बाय द एटम बॉम्ब एंड अंडर फॉरेन ऑक्यूपेशन एट अ टाइम व्हेन इंडिया इटसेल्फ वाज एबल टू ओवरथ्रो द फॉरेन रूल। तो जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने एक मतलब जो वार्म के साथ जापान को देखा आफ्टर पोस्ट वार, मतलब जैसे उनको हेल्प करनी है जापान को। सो इंडिया ऑफर टू सप्लाई जापान विथ आयरन ओर। तो इंडिया ने जापान को सप्लाई किया आयरन ओर विच वॉज सो वाइडर इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जापान। तो उस आयरन ओर से जापान को रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प हुई। देन नेहरू ऑल्सो रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस टू साइन अ US sponsored peace treaty with Japan and decided to forgo claiming reparation against Japan। मतलब जो जापान के ऊपर क्लेम किया गया था रिपरेशन का मतलब होता है दुरुस्ती। तो मतलब जो भी वार की वजह से जो भी ये हुआ होगा, मतलब डिस्ट्रॉय हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, उसका जो क्लेम था वो भी उसे फॉरगो कर देने के लिए कहा। एंड इंडिया एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद जापान इन अप्रैल 1952 एंड साइन अ सेपरेट पीस ट्रीटी इन जून 1952 वेविंग ऑल रिपरेशन क्लेम अगेंस्ट जापान। वेइंग का मतलब होता है रूल नॉट टू बी ओबेड, मतलब जो भी रिपरेशन क्लेम लगा था जापान के ऊपर वो नहीं माना गया और कोई क्लेम जापान को नहीं भरना पड़ा। देन an agreement for air services was concluded, followed by a cultural agreement in October 1956 and an agreement of commerce in February 1958। तो 2 agreement हुए थे। An agreement for the avoidance of double taxation was signed in June 1960। In February 1966, the Japan-India Business Cooperation Committee was established। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे साइन। देन शैडो ऑफ द कोल्ड वार। तो कोल्ड वार की शैडो, इसमें क्या हुआ था? द इमर्जेंस ऑफ द कम्युनिस्ट चाइना इन 1949, द ऑनसेट ऑफ द कोरियन वार इन 1950 एंड द कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट अपसर्ज इन इंडो चाइना ब्रॉड कोल्ड वार इनटू एशिया। तो ये जो 3 चीज़ें हुई थी उसकी वजह से कोल्ड वार आया एशिया में। देन आफ्टर द कोल्ड वार, सो जापान रैंक्ड एज द 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया बाय द टर्न ऑफ द न्यू मिलेनियम। तो जो इन्वेस्टर होते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जापान का कितना रैंक है? 5th रैंक। बाय दैट टाइम जापान वॉज फुल्ली रिकन्सिल्ड टू इंडिया बीइंग अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और जापान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया था। हाई लेवल एक्सचेंज ऑफ विजिट बिटवीन 2 कंट्रीज इंट्रोड्यूस न्यू स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। ओके, एंड तब तक जो इंडिया का और जापान का रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक बन गया था। तो अभी भी जो इंडिया का और जापान का रिलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है इंडिया का और चाइना के बीच में, सिर्फ कमर्शियल रिलेशन है। जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ बनते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एंड काफ़ी अच्छा है इंडिया और जापान का रिलेशन। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने देखा इंडिया का और जापान का रिलेशन। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।